विदर्भ और महाराष्ट्र के उद्योगों का कैसे हो उत्थान? उत्पादकों उद्योजकों को किन सरकारी सहयोग की है अपेक्षा? नीतियों में किस बदलाव की है जरूरत? टैक्स और सुविधाओं का कैसा हो तालमेल? बाजारों की स्थिति हो या जिलों की उत्पादक विशेषता, सफल जीवन के अनुभव का सार करेगा सरकार, किसान और उत्पादक सभी को निहाल। आओ देखें उद्योग की बात रूंगटा जी के साथ। मैं मोजदान रूंगटा अनेक सामाजिक और औद्योगिक संस्थाओं से जुड़ा हुआ आपको आने वाली दीपावली के लिए शुभकामनाएं देते हुए नमस्कार करता हूं। न्यूज़ फर्स्ट चैनल की ओर से हम विदर्भ में अभी सबसे ऊपर चल रहे हैं और हम चाहते हैं कि विदर्भ का विकास हो। सरकार ने डेवलपमेंट विदर्भ कॉरपोरेशन बनाया, कई संस्थाएं बनाई, लेकिन जिस तरह से 75 साल में विदर्भ का जो विकास होना था, किसानों का, युवकों का, यहाँ के लोगों का, वह विकास नहीं हो पाया। हम मानते हैं विदर्भ से हमें मुख्यमंत्री बहुत मिले, लेकिन जो देवेंद्र जी की तड़प है, जो काम करने का तरीका है, अभी 3 सालों में काफ़ी उद्योगों की कतार लगी हुई है। लेकिन देवेंद्र जी, आपसे मुझे ये भी कहना है कि एसएमई सेक्टर विदर्भ में तड़पड़ा रहा है, आज बहुत बड़ी समस्याओं के सामने झेल रहा है। आज हमारे यहाँ पर देखा जाए तो उद्योग में जितने भी डिपार्टमेंट है, वहाँ पर पूरे स्टाफ की कमी है। आपकी काफ़ी स्कीम्स है, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही। स्टाफ की कमी होने से आज सबसे बड़ी समस्या ये हो जा रही है कि एंसिलरी यूनिट बनाना है या किसी तरह का लोगों को प्रोत्साहन देना है, तो वो हो नहीं पा रहा है। अभी आपका नागपुर विजन 2047 भी काफ़ी पैमाने पर ये लोगों के बीच में जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर इस पर काफ़ी चर्चाएं हो रही है और 12 तारीख को नागपुर में आपकी अध्यक्षता में वहाँ पर IIM के अंतर्गत नागपुर 2047 के विजन के ऊपर एक ऐसा ये पे डॉक्यूमेंट्री जैसा एक बनेगा, जिसके अंदर वो डॉक्यूमेंट्स हमको किस तरह से आगे ले जा सकते हैं, डॉक्यूमेंट्री किस तरह से हमको प्रोत्साहित कर सकती है। हम जिस तरह से गुजरात में गिफ्ट सिटी है, जहाँ पर गुजरात फाइनेंशियल टेक सिटी के हिसाब से हम किस तरह से नागपुर और मुंबई का विकास कर सकते हैं, वो लाइन पे आपके विजन का हम सराहना करते हैं। लेकिन जो ग्राउंड लेवल पर हमें चाहिए, वो अब तक काम नहीं हो पा रहा है। आज ज़रूरत है कि इंडस्ट्री डिपार्टमेंट पूरा मुंबई में बैठा हुआ है। जो वहाँ से ऑफिसर आते हैं, सिर्फ नागपुर में 1 या 2 दिन के लिए आते हैं और बड़े अधिकारी तो आते ही नहीं हैं। तो किस तरह से 2047 का हम विकसित कर पाएंगे? सिर्फ ऑनलाइन पे या जूम मीटिंग करके यह विकास नहीं हो सकता है। हमारे अधिकारियों को ज़रूरी हो जाता है कि जितने भी ऑफिसर सेंटर है, जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर जाकर लोगों से मिले, वहाँ के औद्योगिक संगठन, वहाँ के चैम्बर ऑफ कॉमर्स, वहाँ के लेबर्स यूनियन, जो भी जितने महत्वपूर्ण संगठन हैं, उनसे चर्चा करके हम किस तरह से विदर्भ को आगे ले जा सकते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। आज देखा जाए विदर्भ में जो हमारे पास एग्रीकल्चर में कॉटन है, ऑरेंज है, राइस है, पल्सेस है, सोयाबीन है और कई तरह की फसल है, लेकिन जो यील्ड मिल रही है वह पूरे भारत में सबसे कम हमारे विदर्भ में मिल रही है। 11 के 11 ज़िले पूरे कृषि प्रधान हैं और अधिक से अधिक ज़िलों में वहाँ पर बहुत सारे अच्छे जंगल हैं, जो पूरे महाराष्ट्र का 33% से ज़्यादा जंगल प्रिजर्व करते हैं। मिनरल भी सबसे ज़्यादा 70% हमारे पास है। लेकिन उसके बाद भी विदर्भ में जो नीतियाँ बननी चाहिए, जिस तरह से एक मिनी मंत्रालय नागपुर में आना चाहिए, उस तरह की मिनी मंत्रालय अगर नागपुर में आ जाता है तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। जितने भी एडिशनल कमिश्नर, एडिशनल सेक्रेटरी या जॉइंट CEO है, वो नागपुर में ही होना चाहिए, उनका स्थान होना चाहिए। नागपुर में बहुत सारे क्वार्टर बने हुए हैं। कभी बेरार की नागपुर राजधानी हुआ करती थी, उसी कॉन्सेप्ट में नागपुर जब सेकंड कैपिटल है, उस तरह उसको क्रियान्वित होना बहुत ज़रूरी है। हम मानते हैं कि गडकरी जी भी हमारा एक बहुत अच्छा एडवांटेज विदर्भ औद्योगिक महोत्सव लेते हैं, लेकिन वो औद्योगिक महोत्सव बहुत अच्छा हो रहा है, अभी उसके परिणाम भी निकल रहे हैं, लेकिन जो परिणाम हमें लघु मध्यम जो GDP का सबसे मेन आधार है उसमें मिलना चाहिए, वो मिल नहीं पा रहा। अगर बिजली की दरें देखी जाए तो पिछले महीने बिजली की दरों में इतनी बढ़ोतरी हुई है कि पूरे महाराष्ट्र में
हर एसोसिएशन के बारे में हर पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कह रहे हैं कि उनका इस रेट पर जीना बहुत मुश्किल है। और अभी हाल ही में हाई कोर्ट ने एक जन याचिका खुद ने लगाई और उसने पाया कि विदर्भ में करीब 1000 से ज़्यादा जो यूनिटें बंद है। उस नागपुर कोर्ट की जो हाई कोर्ट की बेंच है उसने भी संज्ञान लिया और कहा कि विदर्भ में कहीं ना कहीं ऐसी कमजोरी है जिसमें आज विदर्भ के दोनों नागपुर और अमरावती संभाग में सबसे ज़्यादा उद्योग बंद होते जा रहे हैं। और बहुत जगह ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर उद्योग बंद होकर वहाँ पर शोरूम बन गए हैं, कमर्शियल में कन्वर्ट हो गए हैं। अब ध्यान एमआईडीसी का सिर्फ कमर्शियल पे ज़्यादा हो गया है। अब देखा जाए तो जो छोटे प्लॉट है उसमें भी बड़ा एक मोकरी हुई है कि अगर 650 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है तो उन्होंने मांगा है कि वहाँ पर कम से कम 2.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कैसे 650 स्क्वायर मीटर में कर सकता है? तो ऐसी कैसी योजनाएं बनाकर रखी जाती है जिसमें सिर्फ जिनके पास पैसा है वही उद्योग ला सकते हैं। आज जो यहाँ पर विदर्भ में बहुत सारे युवक हैं जिनके पास कोई कोलेटरल नहीं है, मार्जिन मनी नहीं है और उनमें टैलेंट है, काम करने की शक्ति है, तो उनके लिए क्या होगा? हमारे अधिकारी किस तरह से सोचते हैं? अगर ऐसी सोच रही तो हमारे जो नीचे के लोग हैं, जो हमारे जिनके पास कोई पैसे की जुगाड़ नहीं है, तो वो उद्योग लगाने में सक्षम नहीं रहेंगे और वे नौकरियों के लिए विदर्भ से बाहर चले जा रहे हैं और अब जाते रहेंगे। आज ज़रूरत है कि आज हमारी जो कॉटन में यील्ड देखी जाती है सबसे कम 305 किलो हेक्टर है, जो बहुत ही हास्यास्पद है। बीटी कॉटन लगाकर हमने एक तो ज़मीन पूरी ख़राब कर दी है, बहुत पेस्टिसाइड का उपयोग किया है, उसकी उर्वरकता ख़त्म हो गई है और वहाँ पे कॉटन में एक तरह की जो बीमारी होती है, गुलाबी कॉटन जो कीड़ा बोलते हैं, वो लग जाता है, पूरी फसल को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इसलिए यहाँ के किसान पनप नहीं पा रहे। और देखा जाए तो इसके कारण जो हमारा कॉटन है, जिसमें ज़्यादातर नागपुर है, यवतमाल है, चंद्रपुर है, वाशिम है, अकोला है, बुल्ढाना है, वहाँ पर उनको रेवेन्यू नहीं मिलती और वो मजबूर होकर वहाँ का किसान ज़मीनें बेचता है। और ज़मीनें कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास नंबर 2 के पैसे हैं, वो उससे खरीदते जाते हैं और सिर्फ ज़मीनें अकृषक होकर वहाँ पर किसी तरह की पैदावार नहीं होती और बहुत ज़्यादा नुकसान आज किसानों को झेलना पड़ रहा है और विदर्भ का किसान उसी हालत में रह रहा है। उसी तरह विदर्भ में जो चावल की पैदावार है वो प्रति हेक्टर 1370 किलो होती है, जबकि वही कर्नाटक में 2380 और पंजाब में 3130 हेक्टर 330 किलोग्राम हेक्टर में हो रही है। अगर उसी तरह पल्सेस देखा जाए, दाल देखा जाए तो 610 किलो पर हेक्टर हो रही है और वही पंजाब में 820 किलोग्राम हेक्टर हो रही है। और उसी तरह ऑयल सीड देखा जाए तो हमारे इधर 620 किलोग्राम हो रहा है और पंजाब में 1200 किलोग्राम हो रहा है। तो इस तरह देखने पे लगता है कि हमारे विदर्भ में आज तक कृषि में किसी तरह का काम नहीं हुआ है। सिर्फ किसी जो वो है बेचारा किसान अपनी बहुत बेहाली में या तो सुसाइड कर रहा है या ज़मीनें बेच रहा है। सरकार ने इसके लिए स्टडी के लिए कमेटी बनानी चाहिए और 20-25 साल में जितने ज़मीनें किसानों की बिकी है वो क्यों बिकी है, किस लिए बिकी है, उस पर स्टडी होना चाहिए। जिस तरह से पश्चिम महाराष्ट्र में वहाँ के जो लीडर्स हैं वो किसानों को मजबूत करते हैं, तो उस तरह की सोच हमारे विदर्भ में आना बहुत ज़रूरी है। अब मैं जब थोड़ी सी बीच में बात की थी बिजली दर में एफएसी आपने बढ़ा दी, इतनी बढ़ा दी कि वो आज उद्योग झेल नहीं पा रहे। और ऐसे ही एक तरफ सरकार पीएलआई स्कीम जो है वो टेक्सटाइल में ला रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसके अंतर्गत अगर छोटा इन्वेस्टमेंट भी होगा तो मेड टेक्सटाइल हो या वो वहाँ पर कपड़े बनाने के निमित्त वहाँ पे टेक्सटाइल लगाया जाता है, तो उसमें पीएलआई स्कीम में सरकार उसको भी बहुत सारी स्कीम के अंतर्गत सब्सिडी देने को जा रही है। दूसरी तरफ हमारा शासन क्या चाहता है हम समझ नहीं रहे कि बिजली की दरें इतनी बढ़ा दी है कि हम गुजरात के सामने कॉम्पिटिटिव नहीं बन सकते। फाउंड्री, स्टील उद्योग और टेक्सटाइल ये बुरी तरह चल रहा है, तो उसके ऊपर स्टडी करना सरकार को बहुत ज़रूरी है और जल्दी से जल्दी स्टडी करना चाहिए। जिस तरह से हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है, लगता है ये संज्ञान लेगी तो सरकार उस कटघरे में फंस जाएगी। तो ऐसे समय में हमारे मुख्यमंत्री के पास ऊर्जा विभाग की है, तो उन्हें अपने जो अधिकारी जो उनको गलत राय दे रहे हैं, तो वहाँ पर सोच करना चाहिए कि किस तरह से करप्शन से ये हमारी बिजली की दरें बढ़ रही है। उसके लिए
सरकार ने सक्षमता से काम करते हुए और संज्ञान लेते हुए उद्योगों को किस तरह से 3 रुपया बिजली दर में कमी होकर मिल सके और हमारे जो लघु सक्षम सूक्ष्म मध्यम श्रेणी के उद्योग आगे आ सके, उस पर सोच होना जरूरी है। अब हम कोल गैसिफिकेशन पे विचार करते हैं। जो सबसे पहला प्रोजेक्ट प्राइवेट सेक्टर में न्यू इरा क्लीनटेक जो दराड़ी जी का प्रोजेक्ट है, जिसमें अजंता फार्मा के श्री मधुसूदन जी अग्रवाल उसके चेयरमैन हैं, और उसमें अपने गुरनानी साहब जो महिंद्रा टेक के एक्स चेयरमैन रहे हुए हैं वो भी आ रहे हैं। तो यह उद्योग जो 20,000 करोड़ का है और 1600 एकड़ जमीन में भद्रावती के पास आ रहा है, तो इससे लगता है कि पूरा विदर्भ सुजलाम सुफलाम हो जाएगा। और इसमें PLI स्कीम और कई स्कीम्स की सरकार ने इंसेंटिव दी है, और महाराष्ट्र शासन ने भी इसको प्रोत्साहित करने की योजनाएं बनाई है। और इस कोयले से यूरिया बन सकता है, अमोनियम नाइट्रेट बन सकता है, हाइड्रोजन बन सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन सकता है। और लगता है ये 30 नवंबर तक शायद प्रधानमंत्री जी इसका भूमि पूजन करें और बहुत सारे प्रोजेक्ट हमारे विदर्भ में लगाए जा सकते हैं। हमने इसके बारे में हमारे एक्स कैबिनेट मिनिस्टर श्री सुधीर मुनगंटीवार जी से भी चर्चा की कि बल्लासा और राजूरा में भी यह उद्योग लगाया जा सकता है। उसके लिए हमारा उनके साथ निरंतर पत्र व्यवहार भी हो रहा है, चर्चा भी हो रही है। हम चाहते हैं कि विदर्भ में ऐसा इकोसिस्टम बने जिसमें ये जो है कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट आना शुरू हो जाए। बाम्बू पे CSIR और नीरू ने बहुत बड़ा काम किया है। जितने भी थर्मल पावर स्टेशन के जहाँ पे ऐश डंप होती थी, वो डंप स्टेशन पे उन्होंने वहाँ पर जो ग्रे रंग की फ्लाई ऐश की जो पूरी ज़मीन को पूरी बैरन कर देते थे, ख़राब कर देते थे, वहाँ पर प्लांटेशन किया है। और वे प्लांटेशन बड़े बड़े झाड़ों के रूप में परिवर्तित होकर बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के रूप में दिख रही है। और वहाँ का जो टेम्परेचर भी बहुत कम हो गया है और खेती लायक भी ज़मीन होती जा रही है। एक बहुत अच्छा प्रयोग नीरी के द्वारा यहाँ पर किया गया है। डॉक्टर लाल सिंह ने यह अभियान लिया है। निस्संदेह यह प्रोजेक्ट बाम्बू का पूरे विदर्भ में बहुत अच्छी तरह से क्लाइमेट चेंज के लिए आगे आ सकता है। हम विस्तृत में अगले हमारी जो मुलाकात होगी वहाँ पे चर्चा करेंगे। तब दिवाली आ जाएगी, दिवाली के मौसम में हम आप रहेंगे। हम चाहते हैं कि विदर्भ जो इस तरह कालापन लिए हुए, सूखापन लिए हुए, पूरे निर्दयता लिए हुए नक्सलवाद से ग्रस्त था, आज विदर्भ स्टील हब बनने के लिए बढ़ गया है। और हम मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और गडकरी साहब को धन्यवाद देना चाहेंगे और उनसे उम्मीद भी करते हैं कि विदर्भ के लिए काम करेंगे और बिजली की दर और कनेक्टिविटी इस तरह से बढ़ा देंगे कि विदर्भ पूरे देश के मैप में दिखने लग जाएगा कि मुंबई के बाद पूरा महाराष्ट्र में जो एक इको सिस्टम है, जो औद्योगिक सिस्टम है, सिर्फ विदर्भ में है। और विदर्भ भी देश को गतिमान औद्योगिक संचालन दे सकता है। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें